वेलकम टू द डिबेट। सोचिए जरा, आज इस वक्त हमारे देश में लगभग 7 करोड़ लोग, बिल्कुल 7 करोड़ लोग पॉलीगैमी यानी बहुविवाह जैसी व्यवस्था में रह रहे हैं। और वो भी तब जब ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। हाँ, लेकिन अगर आप आज अपना फोन उठाएं और YouTube खोलें तो आपको ऐसे ढेरों व्लॉगर्स मिलेंगे जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। सही कहा, जो इसी 2 बीवियों वाले कॉन्सेप्ट को बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आज के इस विवर्ष में हम बात कर रहे हैं विवाह जैसी संस्था पर डिजिटल मीडिया के इसी प्रभाव की। सवाल यह है कि क्या यूट्यूबर्स द्वारा इस गैरकानूनी प्रैक्टिस को एक उपलब्धि के रूप में पेश करना हमारी युवा पीढ़ी को गहराई से बदल रहा है, या फिर ये हमारी कानूनी व्यवस्था की वो बुनियादी खामियां हैं जिनका ये कंटेंट क्रिएटर सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। इस चर्चा में मेरा रुख बहुत स्पष्ट है। मैं मानती हूं कि सोशल मीडिया का ये एल्गोरिदम महज एक आईना नहीं है, ये एक प्रायोजित कल्चरल शिफ्ट है। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ वास्तविकता दिखा नहीं रहा है, ये नई वास्तविकता गढ़ रहा है। मैं आपके इस खतरे के एहसास को समझता हूं, लेकिन मैं इस मुद्दे को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। बताइए। मेरा मानना है कि मुख्य समस्या YouTube या उसका एल्गोरिदम नहीं है। असली समस्या हमारी कानूनी व्यवस्था का वो बहुत बड़ा लूप होल है। लूप होल? जी, जो राज्य को तब तक कोई भी कार्रवाई करने से रोकता है जब तक कि पहली पत्नी खुद आकर शिकायत दर्ज न करे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि... एक सेकंड, मैं बस ये कह रहा हूं कि कंटेंट क्रिएटर्स कोई नई बीमारी नहीं फैला रहे हैं। वो तो बस उस खोखलेपन को भुना रहे हैं जो हमारे समाज और कानूनों में पहले से मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ भुनाना नहीं है। देखिए, मैं बताती हूँ कि मैं इस डिजिटल महिमा मंडन को इतना खतरनाक क्यों मानती हूँ। बताइए। जब हम YouTube पर पॉलीगैमी को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में बिकते हुए देखते हैं तो वो कोई सामान्य व्लॉगिंग नहीं रह जाती, वो एक पूरा बिजनेस मॉडल बन जाता है। वो तो है, पैसे तो कमा रहे हैं लोग। सनी फैमिली का ही उदाहरण ले लीजिए। उनके 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। शुरुआत में उन्होंने क्या किया? उन्होंने शायद 2 लड़कियों को दिखाया था ना? हाँ, 2 कॉलेज जाने वाली लड़कियों को दिखाया जो एक ही आदमी को अपना पति बता रही थी। अब आप सोचिए एल्गोरिदम कैसे काम करता है। उसे वॉच टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल, उसे वॉच टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए। जब इस सामान्य हैप्पी फैमिली वाली रणनीति से व्यूज आना सैचुरेट हो गए तो उन्होंने गियर्स शिफ्ट किए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने फर्जी झगड़े दिखाने शुरू कर दिए। एक वीडियो जिसमें यह दावा किया गया कि एक पत्नी का अफेयर चल रहा है, उस पर रातों रात 2 लाख व्यूज आ गए। देखिए, क्योंकि इंसानी फितरत विवादों की तरफ आकर्षित होती है, इसमें एल्गोरिदम तो बस उसी फितरत को फीड कर रहा है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ फितरत का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये एक एस्केलेशन है। इसके बाद उन्होंने और भी सीमाएं लांघी। मतलब डबल मीनिंग जोक्स और वो सब? बिल्कुल, डबल मीनिंग जोक्स, इंटीमेट थंबनेल्स का सहारा लिया और उनके व्यूज 8 मिलियन तक पहुंच गए। और फिर अरमान मलिक जैसे क्रिएटर्स आते हैं जिनके 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हाँ, 6.2 मिलियन। उनका पूरा ब्रांड, उनका पूरा वजूद ही 2 बीवियां और एक पति की थीम पर टिका है। वो दिखाते हैं कि दोनों पत्नियां एक साथ करवा चौथ मना रही हैं, एक साथ प्रेग्नेंट हो रही हैं और एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रही हैं। मैं यहाँ जिस खतरे की बात कर रही हूँ वो है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन क्या ये सच में नॉर्मलाइज हो रहा है? नीदरलैंड्स के एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च है। वो बताती है कि 13 से 24 साल के 96% टीनेजर्स हफ्ते में औसतन 11 घंटे ऑनलाइन वीडियो देखते हैं। 11 घंटे? ये तो बहुत ज्यादा है। सबसे डरावना आंकड़ा ये है कि उनमें से 59% अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स के साथ एक पैरासोशल रिलेशनशिप बना लेते हैं। मतलब वो उनकी नकल करते हैं। बिल्कुल, ये दर्शक इन यूट्यूबर्स को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। ये कंटेंट सीधे तौर पर युवा पीढ़ी की चेतना को प्रोग्राम कर रहा है। वो नीदरलैंड्स की रिसर्च वाकई में महत्वपूर्ण है और मैं पैरासोशल रिलेशनशिप के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से इनकार नहीं कर रहा। तो फिर आप यूट्यूबर्स को दोष क्यों नहीं देते? क्योंकि डिजिटल प्रभाव वास्तविक होने के बावजूद मुझे लगता है कि हम यहाँ लक्षण को बीमारी मान रहे हैं। कैसे? आप कह रही हैं कि यूट्यूबर्स समाज को बदल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वे उस यथार्थ को एक्सपोज कर रहे हैं जो हमारे कानूनी ढांचे में जड़ें जमा चुका है। आप उस सेक्शन 494 की बात कर रहे हैं? जी, आईपीसी के सेक्शन 494 और हिंदू मैरिज एक्ट। कागज पर बहुविवाह अवैध है, इसके लिए 7 साल तक की जेल हो सकती है। हाँ, तो कानून तो है ना। लेकिन वो लीगल लूपहोल कैसे काम करता है, क्या आपने उसकी गहराई पर गौर किया है?
आप उसी प्रावधान की बात कर रहे हैं ना, जहां शिकायतकर्ता का होना अनिवार्य है? बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी तकनीकी खामी नहीं है। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लोकस स्टेंडाई का एक ऐसा अंधापन है जो इस इकोसिस्टम की नींव है। लोकस स्टेंडाई मतलब कानून कहता है कि सजा तभी मिलेगी जब व्यथित पक्ष यानी पहली पत्नी खुद अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करे। अब सोचिए, एक पितृसत्तात्मक समाज में जहां महिला आर्थिक रूप से पति पर निर्भर है, वहां कितनी पत्नियां पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत जुटा पाती हैं? बहुत कम, ये तो मैं भी मानती हूँ। और क्रिएटर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये लूप होल नहीं होता तो किसी भी यूट्यूबर का व्लॉग पहले एपिसोड से आगे ही नहीं बढ़ पाता। क्योंकि पुलिसों ने तुरंत गिरफ्तार कर लेती। एग्जैक्टली, पुलिस खुद संज्ञान ले लेती। और चलिए, यूट्यूब के इस ग्लैमराइज्ड बुलबुले से बाहर निकलकर असल दुनिया में आते हैं। मुंबई की उन 2 पढ़ी लिखी आईटी प्रोफेशनल जुड़वा बहनों रिंकी और पिंकी का केस आपको याद है? हाँ, जहाँ दोनों ने एक ही लड़के से शादी की थी। सही कहा। या फिर छत्तीसगढ़ में 12वीं पास करने वाली वो 2 लड़कियां जिन्होंने एक ही जीवन साथी चुना। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने YouTube देखकर ऐसा नहीं किया? बिल्कुल नहीं। क्या आपको सच में लगता है कि इन लोगों ने सनी फैमिली का व्लॉग देखा और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया? शायद नहीं। ये पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता है कि इस सिस्टम में जुगाड़ संभव है। जुगाड़? हाँ, जब कानून में ही अपाहिजपन हो तो लोग अपनी सुविधानुसार व्यवस्थाएं बना लेते हैं। यूट्यूब केवल इस कानूनी विफलता का एक बाई प्रोडक्ट है। आपकी इस बात में दम है कि ये लूप होल लोगों को एनकरेज करता है। मैं ये भी मानती हूँ कि रिंकी और पिंकी के केस में शायद सीधे तौर पर YouTube का हाथ ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि आप मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव काम कैसे करता है उसे बहुत कम आंक रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इन्फ्लुएंस रातों रात नहीं होता। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। गेमिंग इंडस्ट्री? वो कैसे? आज से 10 साल पहले तक भारत में ई स्पोर्ट्स या गेमिंग का कोई इकोसिस्टम नहीं था। ये एक निश हॉबी थी। लेकिन आज तो करोड़ों गेमर्स हैं। 442 मिलियन गेमर्स हैं हमारे पास। ये क्रांति किसी सरकारी पॉलिसी या कानून के बदलने से नहीं आई। तो किससे आई? ये इसलिए आई क्योंकि कैरी मिनाटी या मॉर्टल जैसे यूट्यूबर्स ने इसे स्ट्रीम किया, इसे कूल बनाया। हाँ, एक पूरी जनरेशन ने उन्हें देखकर पबजी और फ्री फायर खेलना शुरू किया। बिल्कुल। अगर यूट्यूबर्स किसी देश के कल्चर में रातों रात 44 करोड़ गेमर्स पैदा करने की ताकत रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो बहुविवाह जैसे विचार को रीपैकेज नहीं कर सकते? देखिए, गेमिंग एक शौक है। आप एक फ्री ऐप डाउनलोड करते हैं, खेलते हैं और जब बोर हो जाते हैं तो डिलीट कर देते हैं। लेकिन असर तो होता है ना दिमाग पर। हाँ, लेकिन शादी वो एक जीवन भर का सामाजिक, आर्थिक और कानूनी कमिटमेंट है। आप एक लो स्टेक्स एंटरटेनमेंट की तुलना एक हाई स्टेक्स लाइफ चॉइस से नहीं कर सकते। मैं तुलना नहीं कर रही, मैं उस पाइपलाइन की बात कर रही हूँ जो दिमाग में बनती है। आप इन यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में जाके देखिए। वहाँ क्या है? मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ 18-20 साल की लड़कियां लिख रही हैं, मैं भी सोच रही हूँ कि हम 2 लड़कियां एक ही से शादी कर लें, घर में रौनक बनी रहेगी। उफ। और युवा लड़के लिख रहे हैं, काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती, 4 शादियां हो जाएं। ये वाकई डरावना है। ये सिर्फ मनोरंजन का कमेंट नहीं है, ये उनके अवचेतन मन का रिफ्लेक्शन है। जब एक 18 साल का युवा लगातार 2 पत्नियों के साथ दुबई ट्रिप जैसे टाइटल्स देखता है, तो उसके दिमाग में पॉलीगैमी एक वर्जना से हटकर एक लाइफस्टाइल गोल में बदल जाता है। तो आप इसे सीधे ब्रेन वॉशिंग कह रहे हैं? बिल्कुल, ये ब्रेन वॉशिंग ही है। वो उस जटिल कानूनी या सामाजिक खतरे को नहीं देख रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ वो लग्जरी और अटेंशन देख रहे हैं। आपका वो कमेंट सेक्शन वाला पॉइंट डरावना जरूर है, मैं इससे सहमत हूं। धन्यवाद। लेकिन मैं आपको उसी बात पर वापस लाना चाहता हूं कि ये लोग ऐसा सोचने की हिम्मत क्यों कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। वो समाज की उन दरारों को बड़ा करके दिखाता है जो हमारे कानून ने पहले से छोड़ रखी हैं। लेकिन वो विचार तो पैदा कर रहा है ना। चलिए, मैं आपको हरियाणा के गुड़गांव का एक बहुत ही ठोस नॉन यूट्यूब उदाहरण देता हूं। अच्छा, बताइए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने 2018 में शादी की, सब सामान्य था। फिर क्या हुआ? 2020 में लॉकडाउन लगा और उसकी गर्भवती पत्नी अपने मायके ग्वालियर में फंस गई। वो इंजीनियर अकेला गुड़गांव आ गया। ओके। उन 2 सालों की दूरी में उसने अपने ऑफिस की ही एक सहकर्मी से दूसरी शादी कर ली। और इसमें भी कोई शिकायत नहीं हुई?
वही तो मैं बता रहा हूं। क्या आपको लगता है कि उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऐसा करने से पहले अरमान मलिक का कोई व्लॉग देखा था? नहीं, शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। उसने मौके का फायदा उठाया क्योंकि उसे पता था कि जब तक पहली पत्नी वापस आकर पुलिस में नहीं जाएगी, राज्य खुद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपके हिसाब से इसमें सिर्फ अफसर का रोल था? 100%। इसमें यूट्यूब का कोई रोल नहीं था, इसमें अफसर का ही रोल था। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि गुड़गांव का ये मामला एक अपवाद है? अपवाद? मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत कमजोरी को हम पूरे समाज का नियम नहीं मान सकते। मेरी चिंता उस वैश्विक स्वीकृति के भ्रम को लेकर है। मैं सुन रहा हूं, बताइए। ट्रूली नाम के एक इंटरनेशनल चैनल को देखिए, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके। हाँ, मैंने नाम सुना है उनका। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय मूल के व्यक्ति सन्नी और उसकी 2 पत्नियों की कहानी को फीचर किया, जिनके 7 बच्चे हैं, राइट? बिल्कुल। अब जब एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल चैनल इसे एक सक्सेस स्टोरी के रूप में पेश करता है, तो इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? लोग इसे प्रोग्रेसिव मानने लगते हैं। एग्जैक्टली। ये पॉलीगैमी को एक पिछड़ी हुई प्रथा के लेबल से हटाकर उसे एक मॉडर्न और वेस्टर्न अप्रूव्ड लाइफस्टाइल का ठप्पा लगा देता है। लेकिन एक सेकंड, जब भारत का युवा ये कंटेंट देखता है तो उसे लगता है कि अगर अमेरिका में रहने वाला सफल व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? ये भ्रम पैदा करना कानून की नहीं, एल्गोरिथम की ताकत है। आपका ये पॉइंट कि इंटरनेशनल मीडिया इसे एक मॉडर्न रंग दे रहा है, काफी दिलचस्प है। धन्यवाद। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि गुड़गांव का मामला एक अपवाद है। तो फिर वो क्या है? गुड़गांव का केस पूरी व्यवस्था की विफलता का एक ज्वलंत प्रतीक है, और ये आपके इस भ्रम वाले तर्क का सबसे बड़ा जवाब भी है। मैं समझी नहीं। आप जानना चाहती हैं कि उस गुड़गांव वाले मामले में आगे क्या हुआ? बताइए, क्या हुआ? जब 2021 में पहली पत्नी वापस आई और उसे इस धोखे का पता चला, तो उसने ग्वालियर के फैमिली कोर्ट में केस किया। तो अदालत को उस आदमी को सीधे जेल भेज देना चाहिए था, क्योंकि उसने गैर कानूनी काम किया है। आदर्श स्थिति में यही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ? कोर्ट के काउंसलर ने ही उन तीनों के बीच समझौता करवाया। क्या कोर्ट ने समझौता करवाया एक गैर कानूनी शादी के लिए? जी हाँ, यही हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। आप पूछेंगे कि क्यों? बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि फैमिली कोर्ट्स मुकदमों के बोझ तले दबे हैं। काउंसलर देखता है कि अगर पति जेल गया तो ये पहली पत्नी, जो आर्थिक रूप से आजाद नहीं है, इसका भरण पोषण कौन करेगा? तो उन्होंने क्या प्रैक्टिकल समाधान निकाला? समझौते की शर्तें सुनिए। पति हफ्ते के 3 दिन पहली पत्नी के साथ रहेगा, बाकी 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ, और अपनी संपत्ति दोनों के बीच आधी आधी बांटेगा। बाप रे, ये तो... अब आप मुझे बताइए, जब न्यायपालिका का एक अंग, जब राज्य खुद बंद कमरों में बहुविवाह को एक व्यवहारिक समाधान मानकर उसे संस्थागत कर रहा है, तो हम केवल एक व्लॉगर को दोष कैसे दे सकते हैं? ये तथ्य वाकई परेशान करने वाला है। यूट्यूबर्स को इल्यूजन या भ्रम नहीं बना रहे, वो तो बस उस कड़वे सच का 4K वीडियो बनाकर डाल रहे हैं जो हमारे कोर्ट रूम्स में हर दिन हो रहा है। मैं मानती हूँ कि ये कानूनी तंत्र की एक बहुत गहरी विफलता को उजागर करता है। बिल्कुल। जब समाज और अदालतें खुद इसे स्वीकार कर रही हैं, तो हम इन यूट्यूबर से मॉरल पुलिसिंग की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? अगर न्याय व्यवस्था ही इस तरह के समझौते करा रही है, तो जाहिर है आम आदमी को लगेगा कि ये सब स्वीकार्य है। सही बात है। लेकिन आइए हम समाधान की दिशा में सोचें। अगर हम मान भी लें कि कानून में खामी है, तो भी मेरा तर्क ये है कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो कैसे? मान लीजिए कल को हम कानून सख्त कर देते हैं, लेकिन जो 18 साल का लड़का आज उस कंटेंट को देखकर हनीमून विद 2 वाइफ्स को कूल मान चुका है, उसके दिमाग में जो वायरस घुस चुका है, वो किसी कानून के गजट में छपने से रातों रात खत्म नहीं होगा। तो आपके अनुसार इसका यथार्थवादी समाधान क्या है? इसका समाधान कानूनी डंडे से ज्यादा मीडिया साक्षरता में है। हमें ये समझना होगा कि दर्शक क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। मीडिया साक्षरता? हाँ, हमें एजुकेशन के स्तर पर लोगों को एल्गोरिदम के काम करने का तरीका समझाना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि यूट्यूब पर जो खुशी और लग्जरी दिख रही है, वो वास्तविकता नहीं है। लेकिन क्या लोग ये समझेंगे? समझाना पड़ेगा। ये एक स्क्रिप्टेड तमाशा है जिसे सिर्फ एंगेजमेंट और एड रेवेन्यू के लिए डिजाइन किया गया है। जब तक दर्शक खुद जागरूक होकर इस तरह के कंटेंट को देखना बंद नहीं करेंगे, मानसिकता नहीं बदलेगी। आपकी बात सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी लगती है। मीडिया साक्षरता एक बहुत ही आदर्शवादी विचार है। लेकिन
मैं इसे प्रैक्टिकल नहीं मानता। क्यों नहीं? क्योंकि मानव व्यवहार को बदलने में पीढ़ियां लग जाती हैं। इंसान स्वभाव से अवसरवादी होता है। अगर उसे किसी काम में फायदा दिख रहा है और सजा का कोई डर नहीं है, तो वो मीडिया साक्षरता के लेक्चर्स को इग्नोर कर देगा। तो फिर क्या किया जाए? हमें इमीडिएट फ्रिक्शन चाहिए। अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जैसी कोई व्यवस्था आती है जो राज्य को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार दे, तो तस्वीर बदल जाएगी। स्वतः संज्ञान मतलब बिना किसी शिकायत के भी पुलिस सीधे कार्रवाई कर सके? बिल्कुल, और यही इस पूरे बिजनेस मॉडल की कार्डिनल वीकनेस है। अभी ये यूट्यूबर्स इसलिए बेखौफ हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी दोनों पत्नियां कंप्लेन नहीं करेंगी। एग्जैक्टली। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर कानून पुलिस को ये अधिकार देता है कि वे सोशल मीडिया पर दो पत्नियों का कोई भी व्लॉग देखते ही सीधे एफआईआर दर्ज कर सके, तो वो व्लॉग ही उनके खिलाफ सबूत बन जाएगा। हाँ, जिस दिन कानून में ये बदलाव होगा, इन यूट्यूबर्स का वो करोड़ों का एम्पायर ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएगा। कानून का डर ही वो एकमात्र भाषा है जिसे ये अटेंशन इकोनॉमी समझती है। ये एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। अगर व्लॉग ही एफआईआर का आधार बन जाए तो क्रिएटर इकोनॉमी का ये डार्क साइड खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सही कहा। तो अगर हम आज के इस पूरी बहस को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो हम दोनों इस बात पर तो पूरी तरह सहमत हैं कि भारत में 7 करोड़ लोगों का पॉलीगैमी में होना एक खतरनाक स्थिति है। जी, और हमारी असहमति इस बात पर नहीं है कि प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। हमारी असहमति प्रभाव की दिशा और उसके मूल कारण को लेकर है। बिल्कुल। मेरा तर्क ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि वे अपने आर्थिक मुनाफे के लिए युवाओं की सोच को रीवायर कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए मीडिया साक्षरता की जरूरत है। और वही मेरा दृढ़ विश्वास ये है कि ये पूरी समस्या हमारे कानूनी ढांचे की विफलता, खासकर लोकस स्टैंडाई के लूपहोल का सीधा परिणाम है। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है कि हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास को कैसे देखते हैं। क्या इंटरनेट पर परोसा जाने वाला कंटेंट केवल हमारे समाज की कमजोरियों को दिखा रहा है, या फिर उसने समाज को जलाना शुरू कर दिया है? और समाधान किसमें है? क्या हमें एक अधिक जागरूक समाज बनने की आवश्यकता है या फिर कानूनों में मौजूद दरारों को भरने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और इसका फैसला हम अपने श्रोताओं के विवेक पर छोड़ते हैं। अगली बार जब आप अपनी स्क्रीन पर किसी ऐसी सक्सेस स्टोरी को देखें जिस पर मिलियन व्यूज हों, तो एक पल रुककर अपने आप से ये जरूर पूछिएगा, क्या आप स्क्रीन को देख रहे हैं या स्क्रीन आपको प्रोग्राम कर रही है? एक बेहतरीन विचार। इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।